गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चौधरी, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी, जयराना स्कूल, जसनगर। अपन पिछले वीडियो में या क्लास के अंदर बात कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन के अंतर्गत एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपन पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर अपन ने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर उसकी स्ट्रक्चर और पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उनके फंक्शन अपन ने देखे थे। अब आज अपन एक नई ग्लैंड की बात करेंगे जो है आपके थायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड और हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके द्वारा बहुत सारे फंक्शन आपके जो है वो एक्ट किए जाते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की अगर अपन बात करें कि ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये कहाँ पर स्थित होती है, तो हमारे जो लैरिंक्स है, एंटीरियरली टू लैरिंक्स यानी लैरिंक्स के ऊपरी भाग में यहाँ पर स्थित होती है। एंटीरियरली टू लैरिंक्स यानी लैरिंक्स के ऊपरी सिरे के ऊपर ये स्थित होती है। इसके अगर मैं आकार की बात करूँ तो इसका आकार जो है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर H के समान होता है। इसका आकार जो है वो कैसा होता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर H के समान। इसके रंग की बात करूं तो रंग जो है इसका होता है गुलाबी, रंग होता है इसका गुलाबी। अब इसकी आकृति की अपन बात करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और किन किन सेल्स के द्वारा मिलकर के ये बनी हुई होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो थायराइड ग्लैंड की होती है। ये बीच का पार्ट जो है जिसके द्वारा ये दोनों लोब दो पालियों में बटी हुई है, ये दोनों लोब जो है आपस में जुड़ी हुई जिस स्ट्रक्चर से रहती है उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस इस्थमस के अलावा दोनों लोब्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो इन दोनों लोब्स के अंदर इस प्रकार की सेल्स उपस्थित होती है। इन सेल्स को अपन बोलते हैं फॉलिकल सेल्स, पुट्टक कोशिकाएं। थायराइड जो ग्लैंड है वो इस प्रकार की पुट्टक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। यह आपकी सेल हो गई फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स पुट्टक कोशिकाएं। इन पुट्टक कोशिकाओं के बीच बीच में दूसरी सेल्स भी उपस्थित होती है पुट्टक कोशिकाओं के मध्य में। उन सेल्स को अपन बोलते हैं पैराफोलिकुलर, पैराफोलिकुलर और सी सेल्स। इसके अलावा इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर जब अपन देखेंगे तो चार बड़ी संख्या में दोनों लोब में दो दो की संख्या में, एक ऊपर एक नीचे पीछे की तरफ, दूसरी लोब पर भी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन पर इस प्रकार से टोटल संख्या में चार ग्लैंड उपस्थित होती है। एक लोब में दो होती है और दोनों लोब में कुल हो गई चार। इन ग्लैंड को अपन बोलते हैं यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये एक सामान्य से स्ट्रक्चर अपन अगर देखें थायराइड ग्लैंड की तो वो पुट्टक कोशिकाओं से बनी हुई होती है, फॉलिकल सेल्स होती है। पुट्टक कोशिकाओं के मध्य में पैराफोलिकुलर या सी सेल्स उपस्थित होती है और इस थायराइड ग्लैंड की दोनों लोब्स के एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन पर यहाँ पर पीछे की ओर चार पैराथायरॉइड ग्लैंड उपस्थित होती है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं एक सिंगल पुट्टक कोशिका को, फॉलिकल सेल्स को अपन लेते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इस पुट्टक कोशिका की स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं आपको तो इस प्रकार से, ये एक आपका सिंगल पुट्टक कोशिका है, फॉलिकल सेल है। इस फॉलिकल सेल की जो इनर लाइनिंग है, इस फॉलिकल सेल की जो इनर लाइनिंग है वो आपकी लाइंड होती है क्यूबोइडल एपिथेलियल के द्वारा। इनर लाइनिंग जो है ये आपके लाइंड होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम के द्वारा, क्यूबोइडल एपिथेलियम के द्वारा। और इस भित्ति के द्वारा, ये जो भित्ति है, जो वॉल है, वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से लाइंड होती है। इस भित्ति के अंदर की ओर अगर देखें तो इसके अंदर आपके एक कोलोइडी जो सॉल्यूशन है वो भरा रहता है। उस कोलोइडी सॉल्यूशन को कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। यह आपका कहलाता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन
थायरोग्लोबुलिन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ लिख देता हूं नीचे, ग्लाइकोप्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो इस पुट्टक सेल के अंदर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल से लाइंड है उसके अंदर जो कोलाइडी सॉल्यूशन है वो है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है और इस ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी जिस अमीनो अम्ल की है वो है टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड इसके अंदर हाईली क्वांटिटी के अंदर उपस्थित होता है। अब यहाँ पर ये जो पुट्टक कोशिकाएं हैं, फॉलिकल सेल्स है, वो किस प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन का या T3 T4 का फॉर्मेशन करती है वो अपने इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पर इसके द्वारा जो सिक्रीट होने वाला हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, वो कॉमनली अपने कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन के अंतर्गत आपके T3 और T4 हार्मोन आते हैं, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। देखो बॉडी के अंदर आपकी क्या है, आयोडीन, ये टायरोसिन और आयोडाइड या आयोडीन जो है वो मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो आयोडीन है, जो आयोडीन या आयोडाइड मॉलिक्यूल है, उस आयोडीन मॉलिक्यूल को ट्रैप कौन करता है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। जो इस वॉल की क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है वो आयोडीन को क्या करती है, ट्रैप करती है बॉडी से, और इस आयोडीन को ट्रैप करके कहाँ पहुंचाएगी, अंदर की ओर। जो ये थायरोग्लोबुलिन उपस्थित है, इस थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन के साथ में इसको जोड़ने का काम करेगी। आयोडीन को ट्रैप किया क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स ने और फिर उसको बाद में उसको कहाँ भेजा, अंदर की ओर टायरोसिन के पास में। अब ये आयोडीन जो है वो आकर के किसके साथ में ऐड हो गया, टायरोसिन के साथ में। तो यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल जुड़ा है तो इसको अपन बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो आयोडो टायरोसिन। मोनो आयोडो टायरोसिन कैसे बना, एक आपके आयोडीन प्लस एक टायरोसिन, एक आयोडीन और एक टायरोसिन के मिलने से बना मोनो आयोडो टायरोसिन। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं MIT, मोनो आयोडो टायरोसिन। इसी प्रकार आपके यदि आयोडीन के दो मॉलिक्यूल इस टायरोसिन के साथ में ऐड होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं डाई आयोडो टायरोसिन, DIT, डाई आयोडो टायरोसिन। तो डाई आयोडो टायरोसिन कैसे बना, दो आयोडीन के मॉलिक्यूल से मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन का निर्माण हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद में ये आपका जो मोनो आयोडो टायरोसिन है, MIT शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोनो आयोडो टायरोसिन एक प्लस एक डाई आयोडो टायरोसिन, एक मोनो आयोडो टायरोसिन एक डाई आयोडो टायरोसिन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दो और एक कितने हो गए, तीन आयोडीन मॉलिक्यूल। तो ये आपके बन जाएगा ट्राई आयोडो थायरोनिन। टायरोसिन नहीं होगा, ट्राई आयोडो थायरोनिन, वहां पर था टायरोसिन, यहां पर थायोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। इसको अपन बोलते हैं T3। उसके बाद में आपके DIT, डाई आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन, इनके एक एक दो मॉलिक्यूल मिलकर के आपके बना देंगे, दो और दो चार मॉलिक्यूल। तो ये बन जाएगा आपका टेट्रा आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, T4। तो इस प्रकार से जो टायरोसिन है, उस टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ में आयोडीन जो है वो जुड़ करके आपके क्या बनाता है, मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन। ये मोनो आयोडो टायरोसिन और एक डाई आयोडो टायरोसिन मिलकर के आपके बनाता है ट्राई आयोडो थायरोनिन T3, और दो डाई आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन जो है वो मिलकर के आपके बनाता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन T4। तो इस प्रकार से आपके जो T3 व T4 जो हार्मोन है, जिनको अपन थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, T4 को थायरोक्सिन, इनका निर्माण होता है। अब अगर इनकी क्वांटिटी देखें कि इनका कितना योगदान होता है, ये कितने होते हैं, तो T3 जो है वो आपके लगभग, T3 जो है वो लगभग आपके RBSc की जो बुक है, उस RBSc की बुक के अंदर इसकी क्वांटिटी दे रखी है आपकी 10% लगभग, और यहाँ T4 की क्वांटिटी दे रखी है 65 से 90% ये होता है।
आरबीएससी की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसके अंदर आपके दे रखा है कि टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन थायरोनिन जो T4 हार्मोन है, इस T4 की क्वांटिटी जो है वो टोटल हार्मोन यानी थायरोक्सिन के अंदर 65 से 90% और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 की क्वांटिटी जो है वो आपके 10% तक होती है टोटल हार्मोन के अंदर। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर आपको जैसे इसकी 60% और T3 की 40% भी देखने को मिलती है। अब इन दोनों के अंदर T3 और T4 में से जो ज़्यादा आपके एक्टिव है, ज़्यादा जो सक्रिय होता है वो होता है T3। ज़्यादा सक्रिय जो हार्मोन है वो होगा T3। T4 जो है वो थोड़ा कम एक्टिव होता है, कम सक्रिय होता है। तो ये आपके यहाँ पर हार्मोन का फॉर्मेशन हो गया किसके द्वारा? थायराइड ग्लैंड की पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा। तो पुट्टक कोशिकाओं में इंपॉर्टेंट कौन है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए? टायरोसिन अमीनोमल। टायरोसिन अमीनोमल के साथ में आयोडीन जुड़ करके आपकी किसका निर्माण कर रही है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कर रही है। और पुट्टक कोशिकाओं के अंदर क्या भरा हुआ है? थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो पैराफोलिकुलर और सी सेल्स इनको अपन बोले, ये पैराफोलिकुलर सेल्स क्या करती है? इन पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा टीसीटी थाइरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। किस हार्मोन का? थाइरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी का। अब थाइरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? जो कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करेगा। कैल्शियम को क्या करता है? कम करता है। या हाइपोकैल्सीमिक कह सकते हैं अपन इसको। तो ये कैल्शियम को क्या करता है? कम करता है। जबकि यहाँ पर जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रिएट होता है पैराथार्मोन, पैराथार्मोन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो पैराथार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा और थाइरोकैल्सिटोनिन जो पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रिएट हो रहा है वो कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? कम करता है। इसका मतलब पैराफोलिकुलर सेल्स और आपके जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो दोनों मिलकर के कैल्शियम के स्तर को, कैल्शियम के लेवल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के कैल्शियम के लेवल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शन क्या है, वो बॉडी में कौन कौन से फंक्शन करती है। फंक्शन ऑफ थायराइड, थायराइड के कार्य। तो थायराइड के फंक्शन के अंदर अपन देखेंगे सबसे मेजर जो इसका फंक्शन है वो है आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय दर। तो हमारी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आधारी उपापचय दर, उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। आधारी उपापचय दर क्या है? आपके प्रत्येक कोशिका को रेगुलेट करने का कार्य, यानी प्रत्येक कोशिका जो आपके फंक्शन करती है, शरीर की लगभग प्रत्येक कोशिका पर ये थायरोक्सिन हार्मोन आपका क्या करता है? एक्ट करता है। BMR बढ़ने का मतलब है आपके अंदर जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है, यानी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करके, ऑक्सीकारक उपापचय को बढ़ा करके ये शरीर की ऊर्जा को क्या करता है? इंक्रीज करता है। शरीर की जो एनर्जी है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आपकी प्रत्येक सेल जो है वो कार्य करेगी, फंक्शन करेगी और एनर्जी का लेवल बढ़ाएगी, तो उसको अपन बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय दर। तो सबसे मेजर फंक्शन जो है वो BMR का है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करके आपके शरीर की जो एनर्जी है उसको बढ़ाने का ये काम करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन यदि आपके लेवल बढ़ता है, यदि थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो BMR भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे थायरोक्सिन का लेवल बढ़ेगा BMR की रेट जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे अपन देखते हैं कि गर्मियों के दौरान हमारी बॉडी वैसे ही टेम्परेचर थोड़ा अधिक रहता है, तो गर्मियों के दौरान BMR जो है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन विंटर के अंदर अगर सर्दियों में देखें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो तो थोड़ी सी अपनी क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए BMR जो है वो थोड़ी सी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ताकि एनर्जी का निर्माण जो है वो अधिक किया जा सके। दूसरा फंक्शन अगर इसका देखें तो आपके जो प्रोटीन है, एंजाइम है, इनके संश्लेषण को बढ़ाता है। प्रोटीन एंजाइम के संश्लेषण को इंक्रीज करता है। इसके अलावा देखें तो मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। छोटे बच्चों के अंदर यदि थायरोक्सिन हार्मोन का, यानी हाइपोथायराइडिज्म उसको अपन कह सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म,
हाइपोथायराइडिज्म यानी थायरोक्सिन का लेवल कम। यदि बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाएगा और बच्चा जो है वो मंद बुद्धि होगा, मेंटली रिटार्ड होगा। जैसे अपन ने ग्रोथ हार्मोन में देखा कि उसमें बच्चा मेंटली रिटार्ड नहीं होता है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो है वो बच्चा कैसा होगा, मेंटली रिटार्ड होगा, मानसिक बुद्धि जो है उसकी विकसित नहीं होगी। उसको अपन बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और क्रिटिन जो है डिजीज उस प्रकार के डिसऑर्डर्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ग्रोथ, वृद्धि, तो अपन ने देखा कि ग्रोथ हार्मोन जो था पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से क्रिएट हो रहा था, उसके अंदर भी जो बॉडी की ग्रोथ है उसको वो आपके रेगुलेट कर रहा है। उसी प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन भी जो है वो ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके सॉफ्ट टिश्यू और स्केलेटन यानी बोन्स दोनों की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके जो ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ है वो थायरोक्सिन हार्मोन सिर्फ किसको प्रभावित करेगा, स्केलेटल ग्रोथ को। जो स्केलेटल है, जो बोन्स है, उनकी ग्रोथ को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। केवल बोन्स की जो ग्रोथ है उसको ये क्या करेगा, कम करेगा, यानी इसका कम सिक्रेशन। बाकी जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनकी ग्रोथ के ऊपर कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। ये स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल जो है आपका, उस स्केलेटल के ऊपर क्या करेगा, ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगा। जबकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो स्केलेटल यानी बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू दोनों को क्या कर रहा था, एक अनुपात के अंदर ग्रोथ करवा रहा था, दोनों को इफेक्ट करता है। तो ये ग्रोथ का हो गया आपके। फिर उसके बाद में अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पर आपके मेंढक के अंदर अपन को देखने को मिलता है कि मेंढक में जो मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चाइल्ड से, उसके जो शिशु है, शिशु से वयस्क में उसका जो रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, उस कायांतरण के अंदर कभी भी आयोडीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन रोल प्ले करता है। तो मेंढक जैसे प्राणियों के अंदर मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है, कायांतरण जो है, वो भी आपकी किसके द्वारा रेगुलेट होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर इसका फंक्शन देखें तो जो कोल्ड ब्लडेड, जो शीत रुधिर प्राणी है, कशेरुकी, शीत रुधिर कशेरुकी, वर्टिब्री, शीत रुधिर कशेरुकी जो प्राणी है, उन शीत रुधिर कशेरुकी प्राणियों में कोल्ड ब्लडेड में जैसे रेप्टाइल्स हैं, आपके एम्फीबियंस हैं, पिसीज है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, लिजार्ड वगैरह। तो इस प्रकार के शीत रुधिर प्राणियों के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया इसके द्वारा होती है, ताप नियमन इसके द्वारा किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। तो ये आपके थायरोक्सिन हार्मोन के क्या है, मेजर फंक्शंस हैं, जैसे बीएमआर को रेगुलेट करना, प्रोटीन, एंजाइम आदि के संश्लेषण को रेगुलेट करना, मेंटल डेवलपमेंट में इसका रोल प्ले होता है, मानसिक विकास के अंदर ग्रोथ हार्मोन के रूप में काम करता है, जो स्केलेटल है उस स्केलेटल के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंढक जैसे प्राणियों के अंदर मेटामॉर्फोसिस जो कायांतरण होता है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है। शीत रुधिर प्राणियों के अंदर, शीत रुधिर कशेरुकी प्राणी जो है उनके अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेट करने जैसा कार्य भी है इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक अगर फंक्शन और देखें अपन तो वो होता है आपका कैल्शियम का रेगुलेशन करना, कैल्शियम को रेगुलेट करना। कैल्शियम को रेगुलेट, एक ओवरऑल अपने थायराइड ग्लैंड को अगर देखें तो वो कैल्शियम रेगुलेट भी करती है। जैसे थायरोकैल्सिटोनिन है, पैराथायराइड ग्लैंड के पैराथार्मोन है, वो दोनों मिलकर के आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ताकि कैल्शियम का जो लेवल है वो बना रहे। तो ये एक बहुत ही वास्कुलर आपके ग्लैंड है, बहुत वास्कुलर ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके अलावा अगर अपने एक फंक्शन और देखें इसका, तो जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन आपके, उनको भी ये क्या करती है, प्रेरित करती है सिक्रेशन के लिए। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जैसे हार्मोन को भी ये क्या करती है, प्रेरित करती है। अब अपन कह सकते हैं कि ये जीवन की रफ्तार को बढ़ाती है। जैसे ऑक्सीडेटिव आपका मेटाबॉलिज्म है, जो ऑक्सीकारक उपापचय, उस ऑक्सीकारक उपापचय को बढ़ा करके ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है, यानी जीवन की रफ्तार अपन इसको कह सकते हैं, जीवन की रफ्तार को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आपके थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन अपन ने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखे। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, इसका अध्ययन करें। बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको मंडे को मिलेगी। मंडे के पहले जो संडे है, संडे को आपको कोई क्लास नहीं होगी। पीछे के जो वीडियोज है आपके 6 दिन के,
उन वीडियोज़ को, उन क्लास को आप बार बार रिवाइज करें, उनका रिवीजन करें, क्योंकि उन वीडियोज़ के आधार पर ही आपके टेस्ट सीरीज चालू की जाएगी, जो आपको शीघ्र बता दिया जाएगा, पेपर आपको भेजा जाएगा और उसको सॉल्व करना आपको। तो पीछे के जो वीडियोज़ हैं, जो 6 दिन के, संडे के दिन आपको इन वीडियोज़ का रिवीजन करना है, उनको पढ़ना है, ताकि उसके आधार पर आप टेस्ट दे सको। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य बच्चों को भी ये पहुँच सके और वो भी इनका